जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि इतिहास का एक टॉपिक है। कह सकते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये हर एक परीक्षाओं में एक अलग से टॉपिक दे दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हर एक परीक्षाओं में कहीं ना कहीं यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये लगभग लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर एक एक करके प्रश्नों को, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उसमें सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है। वो कौन थे? वो अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जो थे, अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अगर कहा जाए कि सबसे पहली बार ये 1923 में दिल्ली के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये कहा जाए कि एक विशेष अधिवेशन था, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद से कि सबसे अधिक समय तक जो अबुल कलाम आज़ाद थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये कब से कब तक थे। तो ये 1940 से लेके 1945 तक का जो समय होता है, इस समय तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब तक बने रहे? 1940-45 के मध्य तक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा समय तक भी इन्होंने अध्यक्षता की और सबसे कम उम्र में भी इन्होंने ही अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। पहली बार 1923 में अध्यक्षता की थी और ये एक विशेष अधिवेशन था और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात हो रही है तो यहाँ से ये देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में हुई थी। अगर पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम थे, ठीक है ना। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो कि एक असैन्य अधिकारी थे, ठीक है ना। क्या थे? असैन्य अधिकारी थे ये। कौन थे? असैन्य अधिकारी थे। ठीक है ना। तो ये एक असैन्य अधिकारी रहे। अगर पूछा जाता भाई कि इसके जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे आपके WC बनर्जी, ठीक है ना। कौन थे अध्यक्ष? कौन थे अध्यक्ष? आपके WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। अध्यक्ष कौन रहे इसके? WC बनर्जी थे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आशरफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कब फहराया, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? अरुणा आशरफ अली की बात हो रही है। जिसकी? अरुणा आशरफ अली की बात हो रही है। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर कहा जाए कि भारतीय जो भारतीय झंडा था, ठीक है ना। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो यहाँ पे कह सकते हैं जो भारतीय झंडा था, भारतीय जो झंडा था वो कहाँ पे फहराया था इन्होंने? तो ये बम्बई में, ठीक है ना। कहाँ पे फहराया था? बम्बई में। और किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने मुंबई में क्या किया था? जो भारतीय झंडा था उसको फहराया था, ठीक है ना। मुंबई का जो ग्वालियर टैंक था, इन्होंने यहाँ पे भारतीय झंडे को फहराया था, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो अरुणा आशरफ अली थी, तो इनका योगदान कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा उनमें अरुणा आशरफ अली का क्या योगदान रहा। तो इन्होंने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक में क्या किया था? भारतीय झंडे को फहराया था। अगर अरुणा आशरफ अली की बात करते हैं ना, तो जो अंतरिम सरकार बनी थी, ठीक है ना, भारत की जो अंतरिम सरकार बनी, ये अरुणा आशरफ अली जो थी ये रेल मंत्री रही वहाँ पर, ठीक है ना। क्या थी? रेल मंत्री रही। किस में रही हैं? अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार, ठीक है ना। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वहाँ पे अरुणा आशरफ अली का क्या योगदान रहा? तो ये वहाँ पे क्या थी? आपकी
रेल मंत्री रह चुकी थी, ठीक है ना, क्या थी, रेल मंत्री रह चुकी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, ठीक है ना, किन किन की बात हो रही है, पैट्रिक लॉरेंस की बात हो रही है, सर स्टोफर्ड क्रिप्स की बात हो रही है, एवी अलेक्जेंडर की बात हो रही है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किससे संबंधित है, ठीक है ना, तो ये संबंधित आपके कैबिनेट मिशन से, ठीक है ना, किससे संबंधित है, कैबिनेट मिशन से संबंधित है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। अगर कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो लॉर्ड जो पैट्रिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना, इनके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस रहे जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष रहे, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी, पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए और ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो अगर देख सकते हैं असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। अगर हम लोग बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार क्या हुआ थी, महिलाओं ने काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे भाग लिया था, ठीक है ना। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1930 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, कब किया गया था, 1930 में किया गया था। अगर असहयोग आंदोलन की बात करते थे तो असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन कहलाता है, पहला जन आंदोलन क्या कहलाता है आपका, पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को पहला जन आंदोलन, ठीक है ना, पहला जन आंदोलन क्या कहलाता है आपका, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन जो था पहला जन आंदोलन कहलाता है। अगर असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन तो ये 1919 में स्टार्ट हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1905 में, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन पहली बार कब अपनाया गया था, 1905 में, ठीक है, कब अपनाया गया था, 1905 में, कब, 1905 में। और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के समय क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था, ठीक है ना, पहली बार स्वदेशी आंदोलन का अपनाया गया था 1905 में, बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही है, ठीक है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका हुआ कब था, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, 1940 में, ठीक है, 1940 में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पूछ रहा है कि पहला सत्याग्रही कौन था, तो पहला सत्याग्रही आपके थे विनोबा भावे, ठीक है ना, पहला सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे, ठीक है, विनोबा भावे थे। अगर ये पूछा जाता है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये किसके विरोध में हुआ था, ठीक है ना, तो ये अगस्त प्रस्ताव के विरोध में स्टार्ट हुआ था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके विरोध में स्टार्ट हुआ था, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में स्टार्ट हुआ था। देखिए तो पहले जो सत्याग्रही आपके हो गए विनोबा भावे। अगर दूसरे सत्याग्रही की बात करते हैं तो दूसरे जो सत्याग्रही थे वो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगर तीसरे की बात करता है तो वो थे आपके ब्रह्मदत्त, कौन थे, ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। तो पहले आपके विनोबा भावे रहे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और तीसरे की बात करते हैं ब्रह्मदत्त, ठीक है ना, तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त थे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में हुई थी, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो किसके विरोध में, कहा जाए कि किस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है ना, साइमन कमीशन का विरोध करने के समय आपकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन की तो ये 1928 में भारत आया था, ठीक है ना, 1928 में ये भारत आया था और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, ठीक है ना, किसने किया था, लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। और सैंडर्स ने क्या किया था, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया था और काफ़ी बुरी तरीके से ये घायल हो चुके थे और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने एक कमिटमेंट दिया था उसी टाइम कि उन्होंने कहा था, पूछा जाता है कभी कभी आपसे कि ये कमिटमेंट किसने कहा था, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी
एक एक लाठी, ठीक है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है ना, क्या है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत पर गड़ी लास्ट कील साबित होगी। ठीक है ना, तो ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है ना, लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, और किसके विरोध में, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और सैंडर्स ने क्या किया था, इन पे लाठीचार्ज करवा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे मिलान करना है आपको। ठीक है ना, एक सूची में कुछ कहा जाए कि सामाजिक नेता हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य हैं, या फिर कहा जाए कि उनके कुछ संगठन के नाम दिए गए हैं। ठीक है, देखिए तो पहला है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसका किसका स्थापना किया था, या फिर कहा जाए किस संगठन का स्थापना किया था। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की। ठीक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने किया था। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है ना, महादेव गोविंद रनाडे ने यह क्या किया था, तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, महादेव गोविंद रनाडे ने। अगर दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला वाला सी है, दूसरे का बी है, तीसरे का जो ए है और चौथे का डी है। तो ये ऑप्शन आपको देखना है, पहले का सी, तो पहले का सी आपको देखना है, पहला सी तो यही आपको दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन में पहले का सी है, दूसरे का बी है, दूसरे का बी है, तीसरे का ए है, तीसरे का ए है और चौथे का डी है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, थर्ड इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्व संस्थापक कौन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया था कभी कभी कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1916 में हुई थी। और यहाँ बात की जा रही है कि संस्थापक कौन है। ठीक है, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक इसके कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है कि एनी बेसेंट का भी सहयोग रहता है यहाँ पर। ठीक है, किसका, एनी बेसेंट। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जब स्थापना हुई थी तो कौन और भी यहाँ पे इसके सहयोगी थे, तो कौन थी, एनी बेसेंट थे। और एक चीज और याद ध्यान रखिएगा, गांधी जी को यहाँ पे कहा जाए कि एक खास अतिथि के रूप में बुलाया जाता है यहाँ पे। और गांधी जी ने पहली बार यहाँ पे भारत में पहला अपना भाषण दिया था। ठीक है ना, 1916 में ही। ठीक है ना, 1916 में ही गांधी जी ने पहली बार यहाँ पे अपना भाषण दिया था। ठीक है ना, कहाँ पर, इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के दौरान गांधी जी ने पहला भाषण भारत में दिया था। ठीक है ना, और कहाँ पे दिया था, 1916 में बनारस में। ठीक है ना, कहाँ पे दिया था, बनारस में। ठीक है, बनारस में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाए अगर आपसे कि गांधी जी ने पहली बार भारत में अपना भाषण कब दिया था, तो कब दिया था, 1916 में दिया था, बनारस में दिया था। ठीक है ना, 1916 में बनारस में दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खेड़ा में 1918 में आई बाढ़ के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किसने किया था, तो किया था आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है ना, किसने कहा था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था नो टैक्स कैंपेन। ठीक है ना, नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध निर्देशित किया गया था, किसके विरुद्ध निर्देशित किया गया था। गांधी जी का अहमदाबाद में एक सत्याग्रह होता है। ठीक है ना, तो वो किसके विरुद्ध करते हैं, तो किसके विरुद्ध करते हैं, गुजरात मिल मालिक के। ठीक है ना, किसके, गुजरात मिल मालिक के। अब होता यह है कि जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने बात की होती है हमारा 50% इंक्रीमेंट किया जाए हमारी सैलरी में। ठीक है ना, क्या किया जाए, 50% हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाए। बट क्या होता है कि इससे जो गुजरात के मिल मालिक थे, जो गुजरात में मिल थी वो सूती कपड़े की थी, किसकी थी, सूती कपड़े की। तो वहाँ का जो मालिक था उसने मना कर दिया था। ठीक है ना, वहाँ उसने क्या किया था, मना किया था। तब गांधी जी आए और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 35% पर इस चीज़ को लागू करवा दिया था।
अब होता यह है कि 50% वहाँ के वर्कर मांग रहे होते हैं और 20% दे रहा होता है कौन, यहाँ के मिल मालिक, ठीक है, 20% दे रहे होते हैं। बट गांधी जी आते हैं और इसको फाइनली क्या करते हैं, 35% पे इनको फाइनलाइज कर देते हैं। या फिर कहा जाए कि ये जो यहाँ पे गांधी जी का सत्याग्रह होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सफल हो जाता है और 35% उनको दिलवाते हैं, किसको, मजदूरों को, ठीक है ना, किनको, मजदूरों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रामपा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना, रंपा। देखिए रामपा है, कहीं कहीं आपको रामपा भी दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, रामपा। तो रामपा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो है आपके अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है ना, कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू ने रामपा विद्रोह का यहाँ पे नेतृत्व किया था, ठीक है ना, किसने किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने, ठीक है ना, अल्लूरी सीताराम राजू ने रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा, महात्मा गांधी ने नमक कानून को कब तोड़ा। अब देखिए इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नमक कानून, अगर हम बात करें गांधी जी ने क्या किया था, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को इन्होंने साबरमती आश्रम, ठीक है ना, साबरमती आश्रम से इन्होंने क्या किया था, दांडी नामक स्थान पर चढ़ाई की, ठीक है ना, कहां से, साबरमती आश्रम से कहां गए, दांडी, कहां तक, दांडी तक, ठीक है ना, साबरमती आश्रम से दांडी तक का इन्होंने क्या किया था, एक आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। और इनके साथ 78 लोग और भी थे, 78 अनुयायी थे, कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे। तो 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक का सफर किया था, ठीक है ना, कहाँ तक, दांडी तक का सफर किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई ये जो दांडी यात्रा थी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी और दांडी जाके खत्म हो गई थी, ठीक है ना। कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे। इन 78 अनुयायियों के साथ कहा जाए कि सरोजिनी नायडू भी शामिल थी, ठीक है ना, कभी कभी पूछा जाता है कौन थी, सरोजिनी नायडू भी इनके साथ शामिल थी, कौन थी, सरोजिनी नायडू भी इनके साथ शामिल थी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कुल कितनी दूरी थी, ठीक है ना, कुल कितनी दूरी थी, तो कितनी दूरी थी, 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, ठीक है ना, कितना था, 385 किलोमीटर कुल दूरी रही। अगर पूछा जाए कि कुल कितना दिन लगा था, ठीक है, तो कुल कितने दिन लगे, 24 दिन लगे थे, ठीक है, 24 दिन लगे थे। तो 12 मार्च 1930 से इन्होंने स्टार्ट किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इन्होंने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है ना। तो नमक क्या था, पहले कि अंग्रेजों की देख देख में नमक बनते थे, ठीक है, और किसी का अधिकार नहीं था नमक बनाने पर। मगर गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा और ये नमक जो विधि है ये सब लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, 6 अप्रैल 1930 को अवसादन विधि से नमक को बनाया था, ठीक है ना। तो वही है 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था, ठीक है ना। स्टार्ट 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से किया था, दांडी पे जाके खत्म हुआ था, 24 दिन कुल लगे थे। टोटल डिस्टेंस जो था 385 किलोमीटर था, ठीक है ना। तो इनके साथ कौन थी, सरोजिनी नायडू थे और टोटल अनुयायी कितने थे, 78 अनुयायी, ठीक है ना। चलिए दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है नील दर्पण किस आंदोलन पर आधारित है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको ये दिख गया कि नील दर्पण जो पुस्तक थी वो किसने लिखा था, तो ये आपके दीनबंधु के द्वारा लिखी गई, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, दीनबंधु के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये किस आंदोलन पर आधारित था, तो ये याद रहे ये नील विद्रोह पर आधारित था, ठीक है ना, कब, नील विद्रोह, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखिएगा, एक नील विद्रोह तो 1917 में हुआ था जो चंपारण का रहा, बट अगर बात करें जो पहला किसान आंदोलन था वो भी नील विद्रोह ही रहा, ठीक है ना, नील विद्रोह जो कि आपका 1959 में हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था, 1859 में, 1859 में, ठीक है ना, 1859 में पहला किसान आंदोलन कौन सा था, वो आपका नील विद्रोह ही था, ठीक है, कौन सा था, नील विद्रोह।
और जो पुस्तक लिखी नील दर्पण दीनबंधु के द्वारा, वो किसका उल्लेख था उसमें? नील दर्पण का ही उल्लेख था, ठीक है ना। तो याद रहे कि पहला किसान आंदोलन कौन सा था, तो अभी आपका नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह जो था ये पहला किसान आंदोलन रहा, ठीक है ना। कब हुआ था? 1859 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1859। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो भाई 1917 में हुआ था ये, ठीक है ना। 1917 में हुआ था। और गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह था, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह। कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1918 में हुआ था ये, ठीक है ना। 1918 में हुआ था। अहमदाबाद जो हड़ताल हुई थी तो ये भी 1918 में हुआ था, ठीक है ना। ये भी 1918 में। ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह थे। बट ये नील विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1859 में था। 1859 में पहला किसान आंदोलन रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता था जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे थे? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे थे, तो वो कौन थे? आपके नाना साहब थे, ठीक है। कौन थे? नाना साहब थे। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 1857 में। अगर यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में पहले क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी दी गई, या पहले क्रांतिकारी कौन थे जिनकी मृत्यु हुई 1857 में, ठीक है। तो कौन थे? मंगल पांडे थे, ठीक है ना। कौन थे? मंगल पांडे। इनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी दी जाती है, ठीक है ना। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट जो होता है वो मंगल पांडे के थ्रू ही हो जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी पूछता है मंगल पांडे किस बैरक से थे, तो बैरकपुर, ठीक है ना। कहाँ से थे? बैरकपुर से थे। और कौन सी इनकी इन्फेंट्री थी, ठीक है ना। इन्फेंट्री की बात की, बटालियन की बात की जाए तो वो 34वीं, ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से यही संबंधित है। कौन? मंगल पांडे, ठीक है। अगर बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर जो थे इस 1857 की क्रांति के नेता थे, ठीक है ना। इन्हें ही क्या किया जाता है? बहादुर शाह जो जफर थे इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि बहादुर शाह जो जफर थे वो काफ़ी बूढ़े थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, ठीक है। काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। तो कहा जाए कि इनका जो सेनापति था जिसका नाम था बख्त खान, क्या नाम था? बख्त खान, ठीक है, बख्त खान। तो वास्तविक जो वो रहा, वास्तविक जो इसका नेतृत्व करता रहा तो वो बख्त खान रहा। क्यों रहा? क्योंकि बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था, बहादुर शाह जफर जो था, ये क्या था? ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, ठीक है ना। तो उसका जो सेनापति था बख्त खान, वो उसका नेतृत्व कर रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य भारत में तात्या टोपे और झांसी की रानी को हराने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? ब्रिटिश जनरल था कौन था? तो आपका ह्यूरोज था। कौन था? ह्यूरोज। ह्यूरोज ने झांसी में जाके जो 1857 की क्रांति चल रही थी उसको दबाया। और बात करें कि कानपुर से जो तात्या टोपे थे जो नेतृत्व कर रहे थे, वहां पे भी जाके ह्यूरोज ने ही इसको दबाया था, ठीक है ना। और ह्यूरोज ने ही झांसी की रानी को क्या कहा कि ये अकेली मर्द थी, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि जो विद्रोह करता थे उनमें अकेला कोई मर्द था तो वो आपकी झांसी की रानी थी। ये कमिटमेंट किसने किया था? तो ये ह्यूरोज ने कहा था। किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि ऐसा कमिटमेंट किसने किया था, तो वो ह्यूरोज ने किया, ठीक है ना। झांसी की रानी, अब झांसी की रानी की अगर बात होती है, झांसी की रानी की अगर बात होती है तो इनका जो वास्तविक नाम था, इनका नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। बचपन का नाम क्या था? मनु था, ठीक है ना। बचपन का नाम क्या था? मनु था। पैदाइश, ये पैदा कहाँ हुई थी? वाराणसी में, ठीक है ना। कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? इंदौर में, ठीक है ना। इंदौर में इनकी समाधि है, ठीक है। इंदौर में इनकी समाधि है, वाराणसी में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम मनु होता है, वास्तविक नाम मणिकर्णिका होता है। चलिए 1857 में मुंबई में किस संगठन की स्थापना की गई? 1867 में, 1867 में मुंबई में किस संगठन की स्थापना होती है? तो वो है आपका
प्रार्थना समाज, ठीक है ना, किसका? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में, ठीक है ना, 1867 में इसकी स्थापना होती है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, ठीक है ना। चलिए अगर बात करते हैं, चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। भारत के इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था? ठीक है ना, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये झारखंड में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में हुआ था। और झारखंड के कहा जाए कि राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है ना, झारखंड में राजमहल की पहाड़ी पर हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1855 से 1856 के बीच हुआ था, ठीक है ना। कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह, ठीक है ना। कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ठीक है ना, तो कौन सी पुस्तक थी? उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर बात करें गीतांजलि की, अगर बात करें काबुली वाला, अगर बात करते हैं आवारा पक्षी की, तो ये तीनों की तीनों बुक, ये तीनों किताबें किसने लिखी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपकी आवारा पक्षी लिखी गई, काबुली वाला या फिर गीतांजलि, तीनों की तीनों पुस्तकें रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगर दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भाई दयानंद सरस्वती ने कौन सा कमिटमेंट दिया था, ठीक है ना, तो वो दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये किसने कहा था? ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना की, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, ठीक है ना। और सत्यार्थ प्रकाश जो किताब थी वो भी किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोशी विद्रोह हुआ था? रामोशी विद्रोह, ठीक है ना, रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था आपके महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में आपका रामोशी विद्रोह हुआ था, ठीक है। रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1921 के मोपला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? 1921 में कौन सा विद्रोह होता है? मोपला विद्रोह, ठीक है ना। 1921 में कौन सा विद्रोह होता है? मोपला विद्रोह। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था? यहाँ पे तो पूछ लिया इन्होंने 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये चीज़ आपको पता होगा कि 1921 में मोपला विद्रोह होता कहाँ पर है? तो ये होता है आपके केरल में, ठीक है। कहाँ होता है? केरल में होता है मोपला विद्रोह। अगर बात करते हैं इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये थे वरिंकुन्नाथ कुंजमद हाजी, ठीक है ना। वरिंकुन्नाथ कुंजमद हाजी इसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है ना, इसके नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? वर्नाकुलर प्रेस, अगर वर्नाकुलर प्रेस की बात करते हैं कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ये कब आया था और ये था क्या, ठीक है ना। अगर वर्नाकुलर प्रेस की बात करते हैं तो ये 1878 में आया था, ठीक है ना, 1878 में आया था। उस समय जो वायसराय हुआ करता था वो लॉर्ड लिटन था। कौन था? लिटन, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रहे कि वायसराय कौन था? वर्नाकुलर प्रेस जब एक्ट पारित हुआ था या फिर किसने करवाया था? वो लॉर्ड लिटन था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा था ना कि जो गैर अंग्रेजी जो भी प्रेस थे या फिर कहा जाए कि जो भी पेपर्स थे उनको बंद कर दिया था, या फिर कहा जाए कि जो भी भारतीय जो भी हिंदी वर्ग के पेपर थे उन पे क्या किया था इन्होंने ये कहा कि आप जो भी पेपर निकालोगे तो उसकी पहले क्या होगी, एक संक्षिप्त में कहा जाए कि उसकी जांच होगी, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। या फिर कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो भारतीय पेपर मिल्स को दबा रहे थे, ठीक है ना। वही क्या था? वर्नाकुलर प्रेस, क्या था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था, ठीक है। कब आया था? 1878 में आया था। लॉर्ड लिटन
के शासनकाल में आया था। अगर बात करते हैं भाई किसने समाप्त करवाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त करवाया था, तो वो आपके थे लॉर्ड रिपन था। रिपन रिपन ने इसको समाप्त करवा दिया था। कब करवाया था? 1882 में, ठीक है ना। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। स्टार्ट लिटन ने करवाया, समाप्त रिपन ने करवाया, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रहे आपका। निम्न में से कौन सा कृषक आंदोलन सही रूप से उस राज्य से मेल नहीं खाता जिसमें वे आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, मेल नहीं खाता। चलिए अब देखते हैं। अगर बात करते हैं मोपला विद्रोह की, अभी हमने बात की, तो मोपला विद्रोह केरल में ही हुआ था, ठीक है ना। मोपला विद्रोह केरल में हुआ। पाबना कृषक आंदोलन की बात करते हैं, या फिर किसान सभा और एकता आंदोलन की बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपके गुजरात में हुआ था 1928 में, ठीक है ना। 1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह होता है। पाबना कृषक आंदोलन की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में नहीं होकर ये होता है बंगाल में, ठीक है ना। कहाँ होता है? बंगाल में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? बंगाल में होता है, ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ आपका? पाबना विद्रोह आपका महाराष्ट्र में ना होकर बंगाल में होता है। सेकंड राइट आंसर हो गया। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई, ठीक है ना। पूना संधि, तो पूना संधि की बात करते हैं तो ये आपके 1932 में हुआ था, जिस टाइम आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसी टाइम क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपके 1932 में हुआ, ठीक है ना। 1932 में होता है। द्वितीय नहीं, तृतीय होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में होता है। और इसी टाइम बाबा साहेब और महात्मा गांधी के बीच क्या होता है? पूना संधि होती है, जो 1932 में हुआ था, ठीक है ना। पूना संधि 1932 में होता है। अगर बात करते हैं भाई, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान और रखिएगा कि जो कुल कितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है ना। कितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अगर बात करते हैं कि तीनों के 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था, तो वो अंबेडकर जी ने लिया था, ठीक है ना। किसने लिया था? अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगर गांधी जी की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसने भाग लिया? गांधी जी ने, ठीक है ना। तो पूछा जाए गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगर अम्बेडकर जी की बात करें तो ये तीनों के तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। कौन? अम्बेडकर जी लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, उनकी विचारधाराओं के कारण फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं तो इन्हें ही फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, इन्हें ही सरहदी गांधी कहा जाता है, इन्हें ही सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। सीमांत गांधी कहा जाता है। अगर खान अब्दुल गफ्फार की बात करते हैं, खान अब्दुल गफ्फार की बात करते हैं तो इन्होंने ही कहा जाए लाल कुर्ती, या फिर कहा जाए खुदाई खिदमतगार, ठीक है। लाल कुर्ती या फिर खुदाई खिदमतगार जो संगठन था, उसकी स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। यहाँ से एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार की बात करते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कहा जाए कि ये पहले गैर भारतीय ऐसे थे जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है ना। तो पहले गैर भारतीय थे, ये पहले गैर भारतीय थे जिन्हें क्या दिया गया था? आपका भारत रत्न दिया गया था, ठीक है ना। क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था इन्हें, ठीक है। भारत रत्न पहले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं ना,
अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर भारत रत्न की बात हो रही है तो गैर भारतीय थे आपके कौन, खान अब्दुल गफ्फार थे। अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, ठीक है ना। पहले व्यक्ति ऐसे हैं, पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया। ठीक है ना, भारत रत्न दिया गया, कब दिया गया था, 1966 में, ठीक है, 1966 में दिया गया था। और अगर बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार की तो इसको दिया गया था 1987 में, ठीक है ना, 1987 में दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार को। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ दिया गया है, डैश लगा दिया गया है, ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की, ठीक है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक थी, ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी, तो वो कौन थे, तो वो आपके थे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है ना। कौन थे, दादा भाई नौरोजी रहे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, किनको हम लोग दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी को हम लोग जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया था, ठीक है ना, किस रूप में वर्णित किया गया था, ठीक है ना, किस रूप में वर्णित किया गया था। या फिर कहा जाए कि वैलेंटाइन चिरोल जो था इनको कौन से उपनाम दिया था, ठीक है। तो जो वैलेंटाइन चिरोल था, इन्होंने क्या कहा, इसने क्या कहा था, भारतीय अशांति के जनक, ठीक है ना, भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, वो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा, ठीक है ना। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा, भारतीय अशांति के जनक, ठीक है ना। भारतीय अशांति के जनक किसने कहा था, आपके वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना, ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि जो विचार दिया था वो किसने दिया था, तो वो आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है ना। कौन दिया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था, ठीक है ना, किसने दिया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। तो किसने, कहाँ पे किए थे, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या किया था, यहाँ पे नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, ठीक है ना। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अगर बात करें कहाँ पे किया था राजगोपालाचारी जी ने, तो आपके तमिलनाडु में किया, ठीक है, तमिलनाडु में किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस गर्मपंथी नेता ने 1916 में प्रकाशित यंग इंडिया में कांग्रेस के नरमपंथियों पर हमला करने के लिए सेफ्टी वॉल्व थियरी का प्रयोग किया था, ठीक है ना। किसने किया था वो, तो वो थे आपके लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थियरी पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। और इसी सेफ्टी वॉल्व थियरी पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। किस पर की गई थी, सेफ्टी वॉल्व थियरी पर। सेफ्टी वॉल्व थियरी पर किसकी स्थापना हुई, आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी, ठीक है ना, वो किस पर आधारित थी, सेफ्टी वॉल्व थियरी पर आधारित थी, ठीक है ना, सेफ्टी वॉल्व। चलिए यहाँ पे एक वर्ड है गर्मपंथी नेता, ठीक है ना, गर्मपंथी नेता। तो यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है कि गर्मपंथी नेता नरमपंथी नेता हो, या फिर इनमें से कौन सा गर्मपंथी नेता है या कौन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गर्मपंथी नेता कौन कौन से हैं, ठीक है ना, गर्मपंथी नेता कौन कौन से हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे लाल, बाल और पाल, ठीक है ना। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल,
विपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा एक लोग और थे जिनका नाम था अरविंद घोष, ठीक है ना। तो ये चार लोग ऐसे थे जो गर्मपंथी दल से संबंधित थे, ठीक है ना। गर्मपंथी दल से संबंधित कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये चार लोग जो थे गर्मपंथी से, मतलब कहा जाए कि गर्म दल के नेता थे, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन नहीं है, तो अगर ये चार आपको याद है तो आप वहां से अलग कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है ना, किस वर्ष किया गया था? तो आपने किया था 1920 में, ठीक है ना। कब किया था? 1920 में किया गया था। भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों द्वारा व्यापारिक हितों का संगठित करने के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का, ठीक है ना, भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1920 में हुआ, ठीक है ना, 1920 में हुआ था। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे फिक्की का, ठीक है ना, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो इसी के बाद जस्ट हुई थी 1927 में, ठीक है ना। 1927 में फिक्की की स्थापना होती है, ठीक है, 1927 में फिक्की की स्थापना होती है और भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस की स्थापना 1920 में होती है। चलिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था? अभी हमने बात किया था कब? 1930 में। 1930 में ही क्या गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है ना। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1930 में स्टार्ट किया था। चलिए एक बात देख लेते हैं, गांधी जी कुछ महत्वपूर्ण जो इनके सत्याग्रह थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें 1917 में सबसे पहला इनका आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन, ठीक है ना। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। फिर 1918 में हम बात करें, दो सत्याग्रह इन्होंने किया था, एक तो खेड़ा का और जो दूसरा 1918 में होता है ये होता है मजदूर मिल सत्याग्रह, ठीक है, मजदूर मिल सत्याग्रह जो कि होता है आपके कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है ना। कहाँ होता है? अहमदाबाद में। 1919 की बात करते हैं। 1919 में इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है, असहयोग आंदोलन। अगर बात करते हैं फिर उसके बाद 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में इन्होंने स्टार्ट किया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण आंदोलन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो कि पहला सत्याग्रह होता है, 1918 में खेड़ा, फिर 1918 में ही मजदूर मिल सत्याग्रह जो होता है जो कि अहमदाबाद में, 1919 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। और इसी 1942 में ही इन्होंने एक नारा दिया था जो करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है ना। चलिए, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है कि तीन यहाँ पे दे दिया स्टेटमेंट और वहां से पूछा कौन सा यहाँ पे सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। व्यपगत का सिद्धांत और सहायक संधि एक कारण था जिसके कारण विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। ये सही बात है, ठीक है, कि व्यपगत का सिद्धांत और सहायक संधि जैसे कुछ रीजन थे जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा जो 1857 का विद्रोह रहा ये एक तरीके से व्यक्तिगत था, ठीक है ना कहीं लोग सभी प्रताड़ित थे उस समय, बट क्या था कि कोई एकजुट नहीं हो रहा था। एक टाइम ऐसा है 1857 का विद्रोह होता है और यहाँ पे सभी लोग कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत रूप से इस विद्रोह में भाग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला सही है। भूमि के नुकसान ने अधिकांश किसानों को विद्रोह में धकेल दिया, तो ये भी सही आपका है।
जेम्स आउटरम ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। तो तीनों के तीनों ही आपके यहाँ पे राइट है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। 1 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसा कौन व्यक्ति था जो निर्वाचित होने के बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया था, वहां से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो वो कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी 2 बार अध्यक्षता करते हैं। 1938 में पहली बार करते हैं और दूसरी बार 1939 में करते हैं, ठीक है ना। 1938 और 1939। 1938 में इन्होंने कहा जाए कि पहली बार अध्यक्षता जो की थी 1938 में हरिपुरा में किया था, ठीक है ना। कहाँ पे किया था, हरिपुरा में। और दूसरी बार जब अध्यक्ष बने तो ये कहाँ पे बने थे, त्रिपुरी, ठीक है ना, त्रिपुरी। तो 1939 में जब ये अध्यक्ष बनते हैं ना, तो 1939 में ही इन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है ना। 1939 में ही इन्होंने रिजाइन दे दिया था, ठीक है। और उनकी स्थान पर बात करें, राजेंद्र प्रसाद जी आ गए थे, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद जी। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता से यहाँ से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। कब दिया था, 1939 में दिया था, जो कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये त्रिपुरी में, ठीक है ना। कहाँ पर, त्रिपुरी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के पीछे निम्नलिखित में से कौन कारण थे। 1857 का विद्रोह जो हुआ था, कौन कौन से कारण थे, ठीक है। नई राजस्व नीति के तहत भारी कराधान, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, ठीक है ना। तो यहाँ से देखा जाए तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नई राजस्व नीति के तहत भारी कराधान। अगर बात करें कि जो अंग्रेज थे ये कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति लाते थे जिससे क्या होता था कि जो भारतीय था वो कहीं ना कहीं परेशान रहता था, ठीक है। उनके अपोजिट ही जो भी वो करते थे, भारतीयों का अपोजिट करते थे। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, तो ये भी सही था। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव करते थे वो, ठीक है। जिनका प्रमोशन पहले होना चाहिए तो उनको बाद में देते थे, ठीक है। या फिर कहा जाए कि जो भारतीय थे उनको बाहर भेज दिया जाता था, भारत के बाहर। उस समय क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर भारत के बाहर चला जाता था उसे एक तरीके से अपवित्र माना जाता था, ठीक है ना। क्योंकि भारत के बाहर जाने पर जो हमारे भारत के कल्चर है, यहाँ पे जो खान पीन है, ठीक है, वो वहाँ बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था, भेदभाव होता था। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ, तो जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो क्या करती थी, अपने आप को प्रमोट करती थी, ईसाई धर्म को प्रमोट करती थी, और कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं उनके साथ या फिर कहा जाए उनके कल्चर के साथ खिलवाड़ करती थी, ठीक है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो तीनों की तीनों ही आपकी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 जून 1857 को निम्नलिखित में से किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया जाए, ठीक है ना। 5 जून 1857 को किसे घोषित किया गया था, तो वो थे आपके नाना साहेब, ठीक है। तो नाना साहेब ने क्या किया था, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। किसने किया था, नाना साहेब ने किया था। किसने, नाना साहेब ने किया था। और नाना साहेब के साथ तात्या टोपे का नाम दिया था, ठीक है ना, तात्या टोपे। एक चीज याद, ये कभी कभी पूछा जाता है कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है ना। तो इनका नाम क्या था, धोंधू पंत। क्या नाम था, धोंधू पंत, ठीक है। धोंधू पंत किसका नाम था, आपके नाना साहेब के, ठीक है ना। तात्या टोपे की बात करते हैं तो इनका नाम क्या था, आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है ना। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम आत्मारंग पांडुरंग था और नाना साहेब का धोंधू पंत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर के हाथों में था। क्यों था, क्योंकि नाम मात्र के लिए, इसीलिए क्योंकि काफी बूढ़ा हो चुका था, ठीक है। लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन की बात हुई थी, ठीक है। तो वो कौन था, जनरल बख्त खान था, ठीक है। जो कहा जाए कि बहादुर शाह जफर का सेनापति था, कौन, बख्त खान था, ठीक है। तो जो कहा जाए वास्तविक नियंत्रण कौन देख रहा था, वो बख्त खान ही देख रहा था, ठीक है ना, बख्त खान देख रहा था। चलिए कुंवर सिंह की बात करते हैं तो ये नेतृत्व करते हैं बिहार से, ठीक है। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह, कहाँ से करते हैं, बिहार से करते हैं, ठीक है।
अवध की बेगम बात करते हैं, ये लखनऊ से करती हैं, ठीक है, लखनऊ से। नाना साहब की बात करते हैं तो ये कानपुर से, ठीक है ना, कानपुर से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित व्यूहों पर विचार करना। आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये क्षेत्र दिया हुआ है और ब्रिटिश प्रतिरोध, या फिर कहा जाए कि जो ब्रिटिश उस टाइम के जनरल हुआ करते थे, या फिर जिन्हें इस 1857 की क्रांति को समाप्त करने के लिए भेजा गया था, ठीक है ना, तो कौन से क्षेत्र में कौन था ये देखना है। कानपुर, झांसी, दिल्ली, ठीक है ना। तो कानपुर से जो ब्रिटिश जनरल था वो कौन थे, कॉलिन कैंपबेल था, तो ये सही है। झांसी से ह्यू रोज था और दिल्ली से जेम्स नील था, ठीक है ना। तो कानपुर से जो कॉलिन कैंपबेल था वो कानपुर के विद्रोह को उसने दबाया, झांसी के विद्रोह को ह्यू रोज ने दबाया, और दिल्ली के जो विद्रोह हुआ था वो किसने दबाया था, जेम्स नील ने दबाया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों यहाँ पे सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित पहलुओं में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, कौन सा सही नहीं है। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है ना। पहला, इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी, सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जाए कि समाज के जितने भी तबके थे, जहाँ से सभी लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था, ठीक है। हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा इसका उत्साहपूर्वक समर्थन किया गया था। यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था, सही है। यह केवल उत्तरी भारत के ही तक ही सीमित था, तो ये भी सही है, ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति हुई थी ये नॉर्थ तक ही सीमित रहा, ठीक है, नॉर्थ तक ही रह गया था, उसके नीचे या फिर आगे कहीं बढ़ा नहीं था, तो ये भी सही था। इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर 2 जो 2 है, इसमें क्या गया, हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा इसका उत्साहपूर्वक समर्थन किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। तो जो शिक्षित वर्ग था ना, ये 1857 की क्रांति के समय क्या था, एकदम न्यूट्रल था, क्या था, न्यूट्रल था, या फिर कहा जाए कि एकदम से इनएक्टिव थे, ठीक है ना, इनएक्टिव रहे यहाँ पे। तो जो दूसरा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही वीडियोस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो अगली वीडियो में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।